हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा। तो बेटा, मैंने आपको पहले पार्ट वन में पॉवर्टी के पार्ट वन में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होता है, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के क्या क्या मेजर्स है हमने डिस्कस किए थे बेटा। रिलेटिव पुअर एंड एब्सोल्यूट पुअर। फिर हमने डिस्कस किया था बच्चा कि पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या क्या इसके मेथड्स हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म है पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए। एंड आज हम बच्चा पॉवर्टी के पार्ट टू में डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी के कौन कौन से कॉजेस होते हैं। बेटा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि पॉवर्टी इंडिया का स्टार्टिंग से एक फीचर रहा है पॉवर्टी। तो बेसिकली जैसे कि हमने डिस्कस किया था बिफोर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अप्रॉक्स 70% जो है इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन था। जैसे 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 हमारा कंट्री डेवलप करता गया, रेट ऑफ पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होने लगा, बट स्टिल वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। एंड एक छोटा मोटा पॉपुलेशन नहीं है बच्चा, लगभग आप कह सकते हैं कि इंडिया का टोटल 22% पीपल जो है अभी भी स्टिल दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चा कि ऐसे कौन कौन से कॉजेस है, ऐसे कौन कौन से कॉजेस हैं जिससे पॉवर्टी क्या होता है, स्प्रेड होता है। ओके बच्चों, अगर हम जनरली बात करें बच्चे तो पॉवर्टी के बहुत सारे कॉजेस हैं। एक आप सोशली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं और एक इकोनॉमिकली भी डिवाइड कर सकते हैं। सोशली अगर डिवाइड करें बच्चे तो आप कह सकते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, या आप कास्ट कह सकते हैं कि जैसे कि आपका शेड्यूल कास्ट होते हैं या बैकवर्ड कास्ट होते हैं। तो बहुत सारे अभी भी लोग रूरल एरिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कास्ट के कारण उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा मार्केट में, कास्ट के कारण उनको एक मतलब सोशल में सही प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, उनको राइट्स जो है उनके फुलफिल नहीं किए जा रहे हैं, जिसके वजह से इकोनॉमी में क्या हो रही है, पॉवर्टी स्प्रेड हो रही है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रिलीजन कास्ट तो फैक्टर रहा ही रहा है पॉवर्टी का। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं पॉवर्टी के। अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें बच्चे, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी की कॉजेस की बात करें बच्चे तो सबसे फर्स्ट हमारा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और यू कैन से रेपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। एक चीज तो तय है बेटा, इकोनॉमिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उसका बेसिक रीजन हमारा क्या है, पॉपुलेशन। सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, किसी भी कंट्री की बात कर लीजिए, चाइना ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, वॉटेवर कोई भी कंट्री हो, जहां पर जितना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, जितना ज्यादा पॉपुलेशन जिस रेट से इंक्रीज होगा बच्चा, उस कंट्री का डेवलपमेंट उतना ही लो होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन आपका इंक्रीज करेगा बच्चा, पॉवर्टी उतना ही क्या होगी, स्प्रेड होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं बच्चा। सपोज कीजिए हमारे कंट्री का जीडीपी, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि 780 सीआर है। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि जीडीपी 780 सीआर है और टोटल पॉपुलेशन बच्चा सपोज 100 सीआर है। तो अगर 780 को 100 से डिवाइड करे बच्चा तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 00 फिनिश 7.8 रुपीज।
मीन्स पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा बच्चा, पर पर्सन इनकम कितना हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम 7.8 रुपीज। अगर बच्चा हम जीडीपी को कांस्टेंट रखते हैं 780 सीआर रखते हैं जीडीपी को, और पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 130 सीआर, तो आपका पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा, 6 रुपीज। पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा बच्चे, 6 रुपीज। आपने क्या देखा कि अगर जीडीपी को कांस्टेंट रख दें, जीडीपी की वैल्यू को अगर कांस्टेंट रख दें और हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, तो लोगों के पास जो इनकम है वो कम जाता है। मतलब जितना ज्यादा पॉपुलेशन आपका ग्रोथ करेगा उतना ही पर कैपिटा इनकम क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जब बच्चा पर कैपिटा इनकम रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली पॉवर्टी जो है स्प्रेड करेगी करेगी, पॉवर्टी फैलेगी फैलेगी। तो मेन रीजन जो है बच्चा पॉवर्टी का हमारे कंट्री का, वो क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, जिस रेट से जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, पॉवर्टी क्या होगी, उतना ही बच्चा क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है। सेकेंड है आपका, सेकेंड रीजन है आपका हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली क्या होता है बच्चा कि अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितना जॉब अपॉर्चुनिटी है लोगों के, इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास जितना वो जॉब निकालता है, वैकेंसीज उसको निकालता है एवरी ईयर, उससे ज्यादा जो है लोग अप्लाई करने के लिए खड़े हैं। अगर सपोज कीजिए बेटा कि एक बैंक, अगर मान लीजिए जैसे कि फॉर एक बैंक अगर फॉर्म निकलता है बच्चा, तो अगर सपोज कीजिए कि 10,000 फॉर्म निकला है, 10,000 वैकेंसी निकली है बैंक की, तो इस फॉर्म को फिल करने वाला कितने हैं, 10 लाख है। अगर 10,000 वैकेंसीज निकली है बच्चे, ठीक है, तो इस फॉर्म को फिल करने वाला कितना है, 10 लाख है। एप्लीकेंट्स है बच्चा। तो आप देख रहे हैं कि भाई 10,000 वैकेंसी है और एप्लीकेंट्स 10 लाख है, तो बाकी 9,90,000 कहां जाएंगे भाई। 10 लाख को तो चलो जॉब मिल, 10,000 को तो चलो जॉब मिल जाएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ जो 9,90,000 है वो कहां जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ले लीजिए या सर्विस सेक्टर्स ले लीजिए, इतना एबल नहीं है कि वो सारे के सारे लोगों को जॉब ऑफर कर सके। और यू नो वेरी वेल, अगर हम बात करें कि लोगों के अंदर लैक ऑफ स्किल होने के कारण भी वो क्या होता है, उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब नहीं मिलता है। तो दूसरा रीजन है पॉवर्टी का, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हमने एक वर्ड यूज किया बच्चा कि लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप ना होने के कारण, लैक ऑफ नॉलेज के कारण, लैक ऑफ डिग्री के कारण वो जॉब को पाने से क्या होता है, रह जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाता है। तो तीसरा रीजन है हाई इलेक्ट्रिसिटी रेट। क्या है बच्चा, हाई इलेक्ट्रिसिटी रेट। तो बेसिकली हमारे कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो काफी हाई है, जिसके वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है, उनको एजुकेटेड एम्प्लॉय चाहिए होता है। तो लैक ऑफ एजुकेशन के वजह से, लैक ऑफ स्किल्स के वजह से आपको जॉब नहीं मिल पाता, जिसके वजह से पॉवर्टी क्या होती है बच्चा, स्प्रेड होती है। तो पॉवर्टी का तीसरा रीजन, आपका थर्ड रीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रिसिटी रेट। फोर्थ रीजन है बच्चा पॉवर्टी का, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। नो डाउट बच्चा कि इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं एवरी ईयर कहीं ना कहीं रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहा है, रेलवे बन रहा है बच्चा, आपका जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, न्यू प्लांट सेटअप हो रहा है। नो डाउट कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली ग्रोथ कर रही है, लेकिन पर्टिकुलरली जिस रेट से ग्रोथ करना चाहिए था, जिस रेट से ग्रोथ करने की जरूरत है, उस रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही है।
क्योंकि बच्चा हमारे इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि जो ग्रोथ हो रहा है उससे ज्यादा तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई, उससे ज्यादा तो डेली के डेली जो है अनएम्प्लॉयड पर्सन बढ़ रहे हैं। तो जिस रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही चाहिए उस रेट से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सारे ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, पोवर्टी की तरफ मूव कर रही है। हमारा पोवर्टी जो है अभी तक एक चैलेंजिंग फेसेस रहा है, चैलेंजिंग आप कह सकते हैं कि सिचुएशन रहा है। हम इसको अभी भी स्टिल पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चा, आप सब जानते हैं कि हमारे देश के अन्नदाता कौन है, फार्मर्स है। आप देख ही रहे होंगे बेटा, आपके पास लाइव एग्जांपल है, दिल्ली हरियाणा जहां पर भी बॉर्डर पे जाएंगे आपको फार्मर्स अभी बैठे मिल रहे। क्यों रीजन, मैं इसके पीछे बहुत सारे फंडे हैं बच्चा, बहुत सारे चीजें, पॉलिटिकल इश्यूज है, नॉर्मल इश्यूज है, बट हम पॉलिटिकली बात नहीं कर रहे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करें बच्चे, तो हमारे कंट्री का जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उनका सिचुएशन ठीक नहीं है। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। आप सब जानते हैं बच्चे कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो एरिया है, हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो बच्चा एरिया है वो रूरल एरिया है। अर्बनाइजेशन लगभग 34-35% है, बाकी अप्रोक्सीमेटली 65% जो है आपका रूरल एरिया है। तो बेसिकली क्या होगा, रूरल एरिया में आप जानते ही हैं कि कैजुअल लेबर्स और फार्मर्स सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा आपको फार्मर्स कहां मिलते हैं, रूरल एरिया में, और सबसे ज्यादा कैजुअल लेबर्स आपको कहां मिलते हैं, रूरल एरिया में। कैजुअल लेबर्स को तो डेली बेसिस पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है बच्चे, जिसके वजह से वो क्या होते हैं, पॉवर्टी लाइन को फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी के सिचुएशन को फेस करते हैं। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेडिशनल रूल फॉलो करने के कारण हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। प्रोडक्टिविटी का मींस होता है बेटा पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो पर हेक्टेयर, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप कहोगे कि सर हमने तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी अडॉप्ट किया था, HYV सीड्स को भी अडॉप्ट किया है, नो डाउट बच्चा किया है, लेकिन उसका लैक पॉइंट क्या है कि जो HYV सीड्स है वो सीड्स बेसिकली वो अफोर्ड कर पाते हैं जो रिच फार्मर्स है, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। HYV सीड्स के साथ साथ बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है, इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्मॉल फार्मर्स है वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बेसिकली क्या होगा कि लगभग आप देखते हैं कि हमारे कंट्री में स्मॉल और फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स बहुत है। फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में जो जमीनें होती है उसी को कहते हैं फ्रैगमेंटेड होल्डिंग। अब या तो आपके पास एक ही जगह बहुत सारा लैंड है तो वहीं पर सारा इनपुट्स ला रहे, आप रॉ मटेरियल्स ला रहे, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह बच्चा लैंड है, छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड है, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, आपको रिसोर्सेज हर जगह ले जाने पड़ते हैं। तो बेसिकली इंडिया में क्या है कि छोटे किसान, स्मॉल फार्मर्स और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स काफी ज्यादा है, जिसके वजह से फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाती है और उनको सही इनकम जनरेट नहीं हो पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे इंडिया में क्या देखने को मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिस्ट्रेस सेलिंग। क्या मिलता है बच्चा, डिस्ट्रेस सेलिंग। अब ये डिस्ट्रेस सेलिंग क्या है, आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका सीजनल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सीजनल प्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर सीजन में क्या होता है कि एक ही साथ सप्लाई बढ़ गया बच्चा, यूपी, बिहार, आपका जो है एमपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हर जगह पंजाब, हरियाणा, जितने भी किसान हैं इन्होंने सपोज करो राइस का प्रोडक्शन किया। एक एग्जांपल दे रहा हूं,
राइस का प्रोडक्शन किया, तो राइस का सप्लाई अचानक से इंक्रीज हो गया, बिल्डअप हो गया सप्लाई। अब ऐसा थोड़ी होगा कि जिसमें आपका हार्वेस्टिंग होता है, जिसमें आप क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, उसमें आपको भूख ज्यादा लगती है, ऐसा तो सीन नहीं है। अब बेचारा जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास कैपिटल नहीं होता है बच्चा, वो किसी से लोन लेकर के बेचारा मान लीजिए खेती बाड़ी करता है, या किसी रिलेटिव से ले लिया, या जमींदार से ले लिया, या बैंक से ले लिया, ठीक है। तो उनका फर्स्ट मोटिव क्या होता है, भाई किसी तरह मैं अपने क्रॉप्स को सेल आउट कर दूं, और उससे जो भी इनकम आए मैं उन जमींदार को या उन बैंक को मैं उसको रिटर्न कर दूं। वो ऑलरेडी टेंशन में होता है कि अगर नहीं रिटर्न करूंगा तो एक्स्ट्रा हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूं तो ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज हमारे कंट्री में किसानों के पास स्टोर, अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूं बच्चा, तो बेसिकली क्या है, फार्मर का जो प्रोडक्शन होता है वो सीजनल होता है। आप इंडिया में सपोज करो राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, या किसी भी कंट्री में ले लो, ऑब्वियसली फार्मर का प्रोडक्शन सीजनल ही होता है। तो सपोज कीजिए राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब राइस का प्रोडक्शन जब होगा तो चाहे बिहार ले लो, यूपी ले लो, एमपी ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, ये जितने भी स्टेट है, तो ये जब प्रोडक्शन करेंगे तो इनका सप्लाई अचानक से क्या होगा, बिल्डअप होगा, सप्लाई काफी बढ़ जाएगा। लेकिन जब क्रॉप को हम हार्वेस्ट करते हैं, तो आप मुझे बताओ, जब हम कटाई करते हैं फसल की, जब हार्वेस्टिंग करते हैं, तो क्या लोगों की भूख डबल हो जाती है? नहीं, खाना तो उतना ही खाते हैं। तो डिमांड कांस्टेंट रहता है बच्चा, लेकिन सप्लाई क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि फार्मर करे क्या, समझ रहे हैं ना। फार्मर ऑलरेडी हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा स्मॉल फार्मर्स है, जो बेचारा बैंक से लोन ले लेता है, जो बेचारा क्या करे, बैंक से लोन नहीं मिलता तो किसी रिलेटिव से या किसी जमींदार से या गोल्ड स्मिथ से लोन लेता है। कभी कभी तो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ जाता है। उनका मेन मकसद होता है, भाई किसी तरह अपने फसल को क्या करूं, बेचूं, अपने क्रॉप्स को सेल आउट करूं और उनको रिटर्न कर दूं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो उनके माइंड में चलता है किसी तरह सेल आउट करना, और स्टोरेज तो है नहीं हमारे इकोनॉमी में। स्टोरेज की कैपेसिटी जो है, स्टोरेज का जो आप कह सकते हैं कि फैसिलिटी जो है वो बहुत कम है, जिसके वजह से फार्मर्स क्या करते हैं, अपने फील्ड में ही क्या करते हैं, उस क्रॉप्स को सेल आउट कर देते हैं चीप रेट पे, ठीक है। वहां पर मीडिएटर्स आता है और उस चीप रेट में उस क्रॉप को क्या करता है, खरीद लेता है। तो जो फार्मर्स को प्राइस मिलना चाहिए था, वो प्राइस फार्मर को नहीं मिल पाता, जिसके वजह से उनका सिचुएशन जो है सही नहीं है, पॉवर्टी क्या होती, फैलती है। अगर आप यहां पे क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि सर एमएसपी तो देती है, तो बेटा यही तो फंडा है। अभी तो बहुत सारे किसानों को यह भी नहीं पता है कि एमएसपी होती क्या है बेटा, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे किसानों को एमएसपी का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तभी तो हमारे किसानों का यह हाल है, वो अपने लोन को जो है रीपे नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल अगर हम अपने कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका सही नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया बेटा कि जो फार्मर्स है या कैजुअल लेबर्स है, जिसको कभी काम मिलता है कभी नहीं काम मिलता, पेट तो नहीं मानेगा ना भाई, पेट हमारा नहीं मानेगा ना। अगर काम मिलेगा तो चलो हम ज्यादा खा लेते, काम नहीं मिलेगा तो भूखे रह जाते, ऐसा तो सिचुएशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, किसी से बोरो करते हैं लोन को, ठीक है। उसके बाद बोरो जब करेंगे तो कई बार क्या होता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करना पड़ जाता है। तो हमारे पास, पुअर पीपल के पास इतना पैसा नहीं होता कि उस बोरोइंग अमाउंट को वो रिटर्न कर पाए। तो वो क्या करता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बार 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 वो पे करता जाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक वो डेट ट्रैप में जो है वो फंसते जाता है। तो नेक्स्ट रीजन आपका बनता है बच्चा पॉवर्टी का, इंडेटनेस। इंडेटनेस, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या बनता है आपका, इंडेटनेस। एंड उसके आगे आपका सेवंथ है इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन बेसिकली
इन्फ्लेशन भी एक मेन रीजन है आपका किसका, पॉवर्टी का। सबसे पहले बच्चे ये समझते कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी भी एसेंशियल कमोडिटी के प्राइस में कॉन्टिन्यूसली प्राइस इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब एक गरीब बंदा है, किसी तरह भैया रोटी खा रहा है, रोटी के साथ आलू की सब्जी खा रहा है, आलू पे बेचारा टिका हुआ है और आलू ही 60 रुपए किलो हो गया, आलू ही 70 रुपए किलो हो गया। बेचारा 100 रुपए कमा रहा है, 200 रुपए कमा रहा है और 200 रुपए में उसका आधा हिस्सा आलू में ही जा रहा है। तो बेटा वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या वो शिक्षा दे पाएगा अपने बच्चों को, क्या वो अपने हेल्थ पे खर्च कर पाएगा। उसका बच्चा इनकम का मोस्ट ऑफ दी पार्ट जो है वो किस पे खर्च हो रहा है, कंजम्पशन पे खर्च हो रहा है, फूड पे खर्च हो रहा है। तो बाकी कहां से वो सैनिटेशन लेवल मेंटेन करेगा, कहां से वो एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएगा अपने बच्चों को, पॉसिबल नहीं है। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है कि जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, मींस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी, तो आपकी परचेजिंग पावर उतनी ही रिड्यूस हो गई। पहले 60 रुपए में 3 केजी आलू आप खरीद रहे थे, अब आप 1 किलो खरीद रहे हैं, सॉरी। पहले 60 रुपए में आप 3 किलो आलू खरीद रहे थे, अब आप कितना खरीद रहे हैं, 1 किलो। तो 2 किलो आलू कम मिला भाई। अब 2 किलो आलू खरीदने के लिए हमें 63 या 180 रुपीज पे करना पड़ेगा। जहां पर हम 60 रुपए पे कर रहे थे, वहां पर 180 पे कर रहे हैं। तो भाई क्या करेगा आदमी, जितना इनकम है सारा का सारा वो फूड पे ही खर्च कर दे, तो बाकी चीजों पे क्या खर्च करेगा। तो ये सारे रीजंस है बेटा, जिसके कारण पॉवर्टी क्या होती है, फैलती है, स्प्रेड होती है। और हमारा जो है इंडिया है, इन्हीं सब रीजन की वजह से स्टिल पॉवर्टी के चैलेंजेस को क्या कर रहा है बच्चा, फेस कर रहा है। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा, पॉवर्टी के क्या क्या रीजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई इलेक्ट्रिसिटी रेट है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर है, इंडेटनेस है एंड इन्फ्लेशन है। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच।